बुढ़े कौन आएगा बचाने? खड़ा लो, लटाओ, कोई नहीं है। डीएम और आईपीएस मैडम के पिता को तड़पाया जा रहा है, जल्दी चलो। हाँ, थाने के अंदर जल्दी, हमें मदद चाहिए। गर्मी का मौसम आ चुका था तो रोहित काका अपनी बोरी पर फल सजाकर रोड के किनारे बेचा करते थे। वह वहां से गुजरने वाले बाइक वालों को कहते, आओ आओ, ताजे मीठे फल लेकर जाओ, मीठे मीठे फल हैं, आओ और गर्मी से राहत पाओ। उनकी बेटी ज्योति भी थी जो अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। जब वह आईपीएस नहीं थी तब उसके पिता राम प्रसाद ने उसे फल बेच बेच कर ही पढ़ाया और आईपीएस बनवाया था। वह कहती है, ज्योति, पापा भला अब फल मत बेचा करिए। राम प्रसाद, बेटी मुझे इसी में सुकून मिलता है। ज्योति आज उन हमलों के बीच उलझी हुई थी जो दो देशों के बीच हो रहे थे। दूसरे देशों से आने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेहद चुकी थीं। वह अपनी टीम के साथ इसी मुद्दे पर काम कर रही थी कि बढ़ते दामों को लेकर जनता में कोई गुस्सा तो नहीं है। साथ ही वह इस सुरक्षा व्यवस्था में भी लगी थी कि कोई मिसाइल इस शहर या जिले में न आ जाए। उसके पिता वहीं पास में बैठे थे। तभी एक इंस्पेक्टर विक्रम वहां आया और अपनी बुलेट को एक जगह खड़ी दी धा करके बोला। उसने एक फल उठाकर उसे खाकर देखना शुरू किया। राम प्रसाद डर गए, लेकिन तभी विक्रम हंसते हुए बोला, विक्रम, क्या जी काका जी, कहीं युद्ध के कारण आपके तेल, डीजल, पेट्रोल और उन चीजों की तरह आपके फलों के दाम भी तो नहीं बढ़ गए हैं? ऐसे क्यों देख रहे हो? राम प्रसाद का तो जैसे डर के मारे गला ही सूख गया था और उनकी आवाजें ही नहीं निकल रही थी। विक्रम। राम प्रसाद का ऐसा चेहरा देखकर विक्रम बोला, काका, हम पुलिस वाले हैं, आपका पूरा फल तो नहीं खा गया। वैसे भी यह युद्ध दोनों देशों के बीच चल ही रहा है, जिससे दिमाग और खराब है। दिन भर जनता की निगरानी और देखभाल करो कि कहीं कोई मिसाइल या कुछ और ना आ गिरे। हम तो खुद तेल की कीमतें कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रामू काका, नहीं नहीं बेटा, मैं गुस्सा नहीं हूं कि तुम मेरा एक केला खा गए। उससे गुस्सा नहीं हूं, मेरी बेटी। बीच में ही विक्रम बोला, विक्रम, क्या तेरी बेटी, क्या बुढ़े? अभी तेरी बेटी अगर मर भी गई तो मुझे नहीं पता। मुझे अपना हाल चाल मत सुना, अपनी बात अपने ही पास रख, अपना दुख मुझे मत बता। रामू काका, बेटा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मुझे इतना बुरा भला मत बोलो। रामू काका विक्रम की इतनी निर्दयी बात सुनकर चौंक गए थे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तभी इंस्पेक्टर विक्रम गुस्से में आ गया और उसने रामू काका के हाथ पर लात मारकर उन्हें किनारे ढकेलते हुए बोला, विक्रम, ओ बुढ़े, तूने मुझे हल्के में लिया है क्या? अभी मैं चाहूं तो एक मिसाइल आएगी और तुझे यहीं उड़ा ले जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं आएगा, मैं भी नहीं। रामू काका, बेटा, तुमने मेरा एक केला खा लिया और ऊपर से मुझे लात मारकर मारा भी। रामू काका रोते हुए विक्रम से बोले। उनके चेहरे पर बेबसी और आंखों में आंसू थे, पर विक्रम के दिल में जरा भी दया नहीं आई। विक्रम, तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे सिखाएगा? इंस्पेक्टर की दहाड़ सुनकर उधर से गुजरने वाले सभी लोग रुक गए और चारों तरफ से गोल घेरा बनाकर खड्डे हो गए। रामू काका बीच में लाचार खड़े थे। लोग तमाशा देखने लगे, कुछ हंसने लगे तो कुछ अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। वहां खड़ी 15 साल की लद्दकियां तो रामू काका की हालत देखकर हंसते हंसते रुक ही नहीं रही थीं। रामू काका, बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत कर। लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरी पूरे शहर में बेइज्जती हो जाएगी। यह वीडियो पूरी दुनिया में जाएगा, मेरी बात मान जा। बेटा शब्द सुनते ही विक्रम गुस्से में लाल होकर बोला, इंस्पेक्टर विक्रम, तूने मुझे बेटा कैसे बोला रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम का दिमाग गुस्से के मारे काम करना बंद कर दिया था। वह पागलों की तरह फलों को नीचे फेंकने लगा। इंस्पेक्टर अपने जूतों से दबा दबाकर फलों को खराब करने लगा। काका रोते हुए अपने फलों को बचाने की कोशिश करने लगे। वह विक्रम के पैर पकड़ा बुदी डी डी दहने लगे, पर विक्रम रुक ही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दया नहीं दिख रही थी। वह बस फलों को कुचले जा रहा था। रामू काका, बेटा, इतना अत्याचार मत करो, मेरी रोजी रोटी मत छीनो। काका रोती जा रही थी और उधर तमाशा देख रहे लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। 15 साल की लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख देख कर हंसने लगीं। विक्रम बोला, रुक, अभी देखता हूं क्या करता हूं। विक्रम ने रामू काका को दोनों हाथों से उठा लिया। यह देखकर कैमरे से रिकॉर्ड करने वाले लोग भी हंसने लगे, जैसे किसी को किसी की परवाह ही ना हो। विक्रम ने रामू काका को उठाकर गाड़ी में भर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके उन्हें ले जाने लगा। सड़क पर अभी भी कुचले हुए फल पड़े थे, आम,
अमरूद, केला, तरबूज, अंगूर और पपीता। वहां कीवी और काले अंगूर जैसे सभी किस्म के फल नष्ट हालत में बिखरे पड़े थे। विक्रम उन्हें गाड़ी में डालकर थाने ले गया और ले जाकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। रामू काका को लगा कि मेरी बेटी आईपीएस है। अब अगर उसे यह सब पता चल गया तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ी दीदा हो जाएगा। दूसरी तरफ ज्योति अपने ऑफिस में रणनीति स्ट्रैटेजी बनाती हुई सोच रही थी कि शहर में कहीं मिसाइल न गिर जाए और पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम किए जाएं। वह इसी चिंता में डूबी हुई थी कि पेट्रोल डीजल को कैसे सस्ता किया जाए। तभी उसने सोचा कि अगर कहीं मिसाइल गिरी होगी तो फोन में चेक कर लूं कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। उसने फोन निकालकर देखना शुरू किया कि न्यूज़ में क्या फैल रहा है, तो वह वीडियो देखकर दंग रह गई। ज्योति ने मोबाइल में देखा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर फल वाले के फल पलट रहा है और उसे गालियां दे रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह उसके पिता राम प्रसाद थे। यह देखकर उसकी रोंगटे खड़िंदाधे हो गए और वह कांपने लगी। वह अक्सर साधारण कपड़िद्दों नॉर्मल ड्रेस में ही रहा करती थी ताकि उसे आम लोगों के बीच पुलिस के व्यवहार और सच्चाई का पता चल सके। वह सोचने लगी, मैं शहर की रखवाली में ही लगी रह जाऊंगी। उधर तो दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और यहां मेरे अपने पिता को बचाना पुडी डीडेगा। ज्योति ज्योति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वह अपनी कुर्सी से उठी। उसे पता था कि अगर वह बिना दिमाग के काम करेगी, जिस मरिया मैं तेरी थी, तो लोग हंसेंगे और उसे घमंडी बोलेंगे। उधर थाने में राम प्रसाद काका बोलने लगे, अरे साहब, मैं आपको बेटा नहीं बोलूंगा साहब, मेरी बेटी। बीच में ही विक्रम बोला, चुप बे बुड्ढे चुप। रामप्रसाद काका यह सुनकर रोने लगे। उधर ज्योति वहां पहुंची जहां उसके पापा ठेला लगाते थे। वहां अभी भी फल गिरे हुए पाडी डीडी बन रहे थे और भिद्द लगी हुई थी। माहौल का असली सच उसे वीडियो देखकर ही पता चल गया था कि कौन हंस रहा था, पर उसे वहां उसके पिता नहीं मिले, जिससे वह डर गई। उसे पता करना था कि वह पुलिस वाला उन्हें कहां ले गया है। उसने एक आदमी से पूछा। यहां एक बूढ़े आदमी थे, वे कहां चले गए? वह आदमी बोला, हाँ बेटी, शहर में वैसे ही क्या क्या हो रहा है। बेचारे का फल कचर कचर कर खराब कर दिया उस इंस्पेक्टर ने। वह बहुत खराब इंस्पेक्टर था, उसे देखकर मेरी भी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ज्योति ज्योति सोचने लगी और उसे बहुत बुरा लगा। उसे दुख हुआ कि लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि एक पुलिस वाले की वजह से सभी पुलिस वालों का नाम खराब हो जाता है। लोग अब सभी पुलिस वालों को एक ही नजर से देखने लगे हैं और उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखते। उधर थाने में उसके पिता राम प्रसाद बोले, राम प्रसाद, अरे साहब, जो फल आपने मेरे खराब किए हैं वह आपको भारी पड़ेगा। आप इंस्पेक्टर नहीं कसाई हैं। मैं तो बुढ़ा हूं लेकिन मेरा न्याय भगवान करेगा। विक्रम, तुझे क्या लगा कि तेरा वीडियो वायरल नहीं होगा? देख, तेरा वीडियो पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो गया है। तेरी पूरी बेइज्जती हो गई है। विक्रम की बातें सुनकर रामू काका और भी ज्यादा घबरा गए और रोने लगे। रामू काका, साहब, कृपया मेरा वीडियो हटवा दीजिए, वरना उस वजह से मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई मुझसे फल नहीं खरीदेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। विक्रम, तू तो यही चाहता था ना कि तेरा वीडियो वायरल ना हो। देख, अब तेरा वीडियो वायरल हो ही गया है। अब देख तमाशा। विक्रम की घमंडी बातें सुनकर राम प्रसाद काका की आंखों में आंसू थे, पर उनके शब्दों में एक चेतावनी थी। राम प्रसाद, साहब, आप हंस रहे हैं, पर देख लेना, कहीं यही वीडियो आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। विक्रम, रुक, अभी देख तेरा क्या हाल करता हूं। तू मुझे धमकी दे रहा है। यह कहकर इंस्पेक्टर विक्रम अपनी लाठी निकालकर उसे साफ करने लगा, जैसे वह राम प्रसाद पर हमला करने वाला हो। वहां खड़िद है। कुछ दूसरे इंस्पेक्टर और हवलदार पुलिस वाले भी हंसते हुए बोले। हवलदार, साहब, इसे तो आज ऐसा सबक सिखाओ कि यह अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। एक मामूली फल वाला पुलिस की बर्बादी की बात करता है। विक्रम के साथी पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वे विक्रम इंस्पेक्टर से बोले। पुलिसकर्मी, साहब, रुक जाइए, कुछ मत करना। इनकी हालत तो देखिए, ये खुद ठीक नहीं दिख रहे हैं। अगर इस बुढ़े को कुछ हो गया तो इसका बेडी डेदा इल्जाम हम सब पर ही लगेगा। मामला बहुत बड़ा आ जाएगा साहब। लेकिन विक्रम के सिर पर खून सवार था, उसे किसी की बात समझ नहीं आ रही थी।
वह बस अपनी लाठी चमका रहा था और राम प्रसाद काका डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम, तुम सबके सब डरपोक हो। तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। तुम बस खड़ीदे होकर देखो कि अभी मैं इसका क्या हाल करता हूं। इसे अपनी बेटी पर और अपनी सच्चाई पर बहुत घमंड है ना। अभी इसका सारा घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। विक्रम इंस्पेक्टर के चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने अपनी मजबूत लाठी को हाथ में लिया और उसे हथेली पर पटकते हुए जेल की सलाखों की तरफ बढ़ा। उसने जोर से लोहे का दरवाजा खोला, जिसकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। राम प्रसाद काका डर के मारे कोने में दुबक गए, लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह लाठी लहराते हुए काल कोठरी के अंदर दाखिल होने लगा। उसने काका की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, अब बता बुड्ढे, तुझे कौन बचाने आएगा? तेरी वो बेटी या तेरा वो भगवान? जैसे जैसे विक्रम इंस्पेक्टर अपनी लाठी लहराते हुए काल कोठरी के भीतर राम प्रसाद काका की ओर बढ़ने लगा, काका के शरीर में डर के मारे थरथराहट होने लगी। उनका गला सूख गया और वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे की दीवार से चिपक गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राम प्रसाद, रामू काका, साहब, रुक जाइए। साहब, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। मुझ गरीब की बात तो सुनिए। मैं तो बस सच बोल रहा था। मेरा यकीन मानिए साहब, मेरा इरादा आपको नीचा दिखाने का नहीं था। आप खुद ही देखिए, मैं तो आपके सामने रो रहा हूं, आपके पैर पकड़ी बड़ी डिसिम नहीं ये रहा हूं। फिर मुझ पर ये लाठी क्यों उठा रहे हैं साहब? रामू काका की आवाज में बेबसी थी। वे रो रोकर हाथ जोड़ धर रहे थे और गिड़गिड़ाते रहे थे, लेकिन विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह उनकी लाचारी का मजा ले रहा था और उसका हाथ लाठी पर और कस गया। विक्रम इंस्पेक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। काका की बेबसी और उनकी गिड़गिड़ाहट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना कुछ बोले पूरे जोर से अपनी लाठी हवा में लहराई और राम प्रसाद काका पर बरसाना शुरू कर दिया। जेल की काल कोठरी में लाठी पडीडी डीहने की गूंज सुनाई देने लगी। धप धप धप। हर चोट के साथ काका दर्द के मारे चीख उठते और रोने लगते। वे अपनी कमजोर बाहों से अपना सिर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम बिल्कुल अंधा हो चुका था। वह जितनी जोर से लाठी काका के शरीर पर मारता, उनके जख्मों से और लाठी के प्रहार से एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता। वह वही तेल था जो विक्रम अपनी लाठी को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए उस पर लगाया करता था। जैसे जैसे लाठी काका के शरीर पर पड़ी सीढ़ी ईच रही थी, वह तेल उनके कपड़ों और फर्श पर बिखरने लगा। काका दर्द से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी आंखों से निकले आंसू और लाठी का वह तेल मिलकर फर्श पर फैल रहे थे, लेकिन क्रूर विक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बस मारता ही जा रहा था। राम प्रसाद काका, आह, रुक जाइए साहब, मर जाऊंगा मैं। बस कीजिए विक्रम साहब, अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। खुदा के लिए ये लाठी हटा लीजिए। मुझ बुढ़े पर और रहम कीजिए। लाठी मत मारिए साहब। राम प्रसाद काका दर्द के मारे तड्डेदार तड़प रहे थे। उनकी आवाज अब धीरे धीरे बैठने लगी थी। वे बार बार हाथ जोड़कर लाठी के प्रहार को रोकने की मिन्नतें कर रहे थे। उधर थाने के बाहर खड्डे दूसरे पुलिस वाले जो यह सब देख रहे थे, उनकी रूह भी कांप उठी। वे आपस में कानाफूसी करने लगे और फिर हिम्मत जुटाकर विक्रम को टोकने लगे। साथी पुलिसकर्मी, अरे विक्रम साहब, बस कीजिए, अब हाथ रोक लीजिए। इन्हें इतनी जोर जोर से लाठी मत मारिए। जरा गौर से इनका हाल तो देखिए। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पटीजी दिए जाएंगे। यह कोई अपराधी नहीं, बस एक लाचार बुजुर्ग है साहब। लेकिन विक्रम के सिर पर जैसे शैतान सवार था। वह किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ दिख रहा था। वह हाँफ रहा था, लेकिन उसके हाथ से लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार काका को चोट पहुंचाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि काका फर्श पर पडीडे सिसक रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे न तो काका की चीखें सुनाई दे रही थीं और न ही अपने साथी पुलिस वालों की चेतावनी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर राम प्रसाद काका पर लाठियां बरसाए जा रहा था। जेल की सलाखों के पीछे से काका के रोने और कराहने की आवाजें पूरे थाने में गूंज रही थीं। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो काका ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगे। उनके मन में बार बार अपनी बेटी ज्योति का चेहरा घूम रहा था। वे मन ही मन कह रहे थे, बेटी देख तेरे पिता का क्या हाल हो रहा है। विक्रम लाठी मारते मारते हाँफ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था।
वह काका के जख्मों पर नमक छिदकते हुए चिल्लाकर बोला, विक्रम, कहाँ गई तेरी वो हेगड़ी? और बोल, और दे मुझे धमकी। तू कह रहा था ना कि मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। अब बोल, कहाँ गई तेरी वो हिम्मत? आज तुझे तेरा वो भगवान भी नहीं बचा पाएगा, और न ही तेरी वो किस्मत। तू जिस जनता और जिस कानून की बात करता है, देख ले, आज वही जनता तेरा वीडियो देखकर हंस रही है, और आज वही पुलिस तुझे कूट रही है जिसके लिए तू बड़े बड़े दावे कर रहा था। विक्रम को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह एक आईपीएस अधिकारी के पिता पर हाथ उठा रहा है। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उस इंसान को तोड़ दह रहा था जिसे बचाने के लिए खुद ज्योति दिन रात एक कर रही थी। काका फर्श पर पोड़ी दे हुए खून और लाठी के तेल में सने हुए थे। उनकी आवाज अब बस एक धीमी सिसकी बनकर रह गई थी। उधर घटनास्थल पर खड़ी थी ज्योति का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अभी तक अपनी असली पहचान सबको नहीं बताई थी और अपनी आईपीएस वाली वर्दी भी नहीं पहनी थी। वह एक साधारण लड्डुदकी बनकर सच्चाई जानना चाहती थी। उसने कांपती हुई आवाज में उस आदमी से पूछा, ज्योति, पर भाई साहब, वह क्रूर इंस्पेक्टर मेरे उन बूढ़े काका को कहाँ ले गया है? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? वह आदमी बड़े दुख के साथ बोला, हाँ बेटी, वह निर्दयी पुलिस वाला उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में भरकर ले गया है। पक्का उन्हें शहर के पास वाले थाने में ही ले गया होगा। भगवान ही मालिक है अब उनका। ज्योति ने अपनी आंखों में उम्दिदते हुए आंसुओं को रोका और रूंधे हुए गले से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे सब सच बता दिया। वहां से निकलते ही ज्योति तेजी से अपनी निजी गादी की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गादी के अंदर बैठी और दरवाजा बंद किया, उसका सारा धैर्य टूट गया। वह अपनी सीट कुर्मी पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि जो पुलिस विभाग लोगों की रक्षा के लिए बना है, उसी का एक हिस्सा उसके बेकसूर पिता पर इतना जुल्म कर रहा है। वह रोते हुए खुद से कह रही थी, पापा, मुझे माफ कर देना। मैं पूरे शहर की रखवाली की रणनीति बनाती रही और इधर मेरे ही अपनों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं उस इंस्पेक्टर को कभी नहीं छोड़ दूंगी। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दुख की जगह प्रतिशोध और अन्याय की आग थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे थाने की तरफ निकल पड़ी की। ज्योति अपनी गाड़ी की सीट पर बेबस होकर बैठी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार खुद को धिक्कार रही थी। वह सोचने लगी, धिक्कार है मुझ पर और मेरी इस वर्दी पर। मैं पूरे जिले की कानून व्यवस्था संभालती हूँ, बड़े बड़े अपराधियों को धूल चटाती हूँ, लेकिन आज जब मेरे अपने पिता थाने में बंद है और उन पर जुल्म हो रहा है तो मैं यहाँ बेबस बैठी हूँ। मैं एक आईपीएस होकर भी क्या कर पाई? मैं तो एक बेटी के नाम पर कलंक हूँ जो अपने पिता की रक्षा तक नहीं कर सकी। ज्योति का दिल ग्लानि और गुस्से से फटा जा रहा था। उधर थाने के भीतर क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह लहूलुहान और अधमरे पड़ी डीडे राम प्रसाद काका के पास झुका और बड़े ही व्यंग्य भरे लहजे में बोला, विक्रम, क्यों काका जी? बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना बाहर। अब क्या हुआ? शरीर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? लाइए, आपकी थोड़ी और सेवा कर देता हूं। क्या आपके हाथ पैर और बदन भी दबा दूं? यह कहते ही विक्रम ने एक जोरदार अट्टहास किया और अपनी पूरी ताकत से एक और डंडा काका की पसलियों पर दे मारा। काका के मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि उनके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। वे अब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस कांपते हुए हाथों को जोड़कर ऊपर वाले को याद कर रहे थे। उनकी बंद आंखों के सामने बस उनकी लाडली बेटी ज्योति का चेहरा था। वे मन ही मन कह रहे थे, बेटी, तू जहां भी रहे खुश रहे। तेरे पिता की किस्मत में शायद यही लिखा था। राम प्रसाद काका अब और मार सहने की शक्ति खो चुके थे। वे हार कर थाने के उसी ठंडे और गंदे फर्श पर निढाल होकर गिर पड़ी डेढ़ थे। उनके शरीर से लाठी का तेल और पसीना मिलकर फर्श पर फैल रहा था। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर काका की मदद करता या उन्हें सहारा देकर उठाता। वे उस कालकोठरी में बिल्कुल अकेले थे, अपनी बेबसी पर सिसक रहे थे और उनकी आंखों से बहते आंसू फर्श की धूल में मिल रहे थे। राम प्रसाद काका काका जमीन पर लेटे लेटे तड्डी डिपामन दाप रहे थे। उनके मन में चल रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने बड़े दे नाजों से पाला, आज वह उसे पुकार भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ खड़ा विक्रम इंस्पेक्टर पत्थर दिल बना हुआ था। वह काका की हालत देखकर जोर जोर से हंस रहा था।
उसे तड़पते हुए इंसान को देखकर एक क्रूर आनंद मिल रहा था। वह अपनी लाठी को दोबारा साफ करते हुए काका का मजाक उड़ा रहा था। रामप्रसाद काका के ऊपर उस वक्त जो बीत रही थी, जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा उन्हें हो रही थी, उसे उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। वे बस निर्जीव होकर फर्श पर लेटे थे और उनकी सिसकियां पूरे कमरे में एक सन्नाटा पैदा कर रही थीं, जिसे सिर्फ विक्रम की शैतानी हंसी ही तोड़ दे रही थी। रामप्रसाद काका फर्श पर बेजान पड़े थे। उनके शरीर पर उस वक्त जो बीत रही थी, वह सिर्फ वही जानते थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें इतनी बेरहमी और निर्दयता से पीटा था कि उनके शरीर की एक एक हड्डी चीख रही थी। काका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर का हर जोड़ टूट चुका हो। वे हिलने की कोशिश करते तो पूरे बदन में बिजली जैसा दर्द दौड़ जाता। उधर विक्रम अपनी जीत के नशे में चूर था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस लाचार बुजुर्ग को उसने आज फर्श पर लिटा दिया है, वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इस जिले की सबसे ताकतवर आईपीएस अधिकारी ज्योति के पिता हैं। विक्रम तो अपने घमंड में यही समझ रहा था कि यह एक आम सा फल बेचने वाला है, मेरा क्या बिगाड़ डलेगा। वह सोच रहा था कि कानून उसकी जेब में है और यह गरीब आदमी चुपचाप घर जाकर सो जाएगा। लेकिन वह जाहिल इंस्पेक्टर यह नहीं जानता था कि वह अपनी मौत और बर्बादी को खुद दावत दे चुका है। अगर ज्योति को जरा भी भनक लग गई कि उसके पिता के साथ पुलिस थाने के अंदर यह अमानवीय कृत्य हुआ है, तो वह पूरे जिले को सर पर उठा लेगी। वह एक ऐसी जांबाज ऑफिसर है जो अगर अपने रौद्र रूप में आ गई तो न सिर्फ यह थाना बल्कि पूरा प्रशासन कांप उठेगा। अगर एक बेटी को यह पता चल जाए कि उसके बूढ़े पिता को लहूलुहान किया गया है, तो वह पूरे भारत में न्याय की गूंज पैदा कर देगी। जिला तो क्या, पूरा देश उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा से हो जाएगा। विक्रम जिसे मामूली समझ रहा था, वह दरअसल वह चिंगारी थी जो अब विक्रम के पूरे करियर और घमंड को जलाकर राख करने वाली थी। पूरे जिले में हाहाकार मचने वाला था क्योंकि अब एक बेटी का न्याय शुरू होने वाला था। ज्योति ने अपने फोन के जरिए लोकेशन का पता लगाया और जैसे ही उसे यकीन हुआ कि उसके पिता को इसी थाने में लाया गया है, उसने बिना वक्त गंवाए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके मन में डर और गुस्सा एक साथ लड्डे बन रहे थे। वह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सीधे थाने के अहाते में पहुंची और एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रोकी। जैसे ही ज्योति ने थाने के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके निर्दोष और बूढ़े पिता फर्श पर लहूलुहान हालत में जेल की सलाखों के पीछे पिड़ी रहे हैं। ज्योति का कलेजा मुंह को आ गया। वह बदहवास होकर चिल्लाई, पापा! वह दौड़कर सीधे जेल की सलाखों के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से सलाखों के बीच से हाथ डाला और अपने पिता को सहारा देकर उठाया। जैसे ही रामप्रसाद काका ने अपनी धुंधली आंखों से अपनी बेटी को देखा, उनके सब्र का बांध टूट गया। ज्योति ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह दृश्य ऐसा था जैसे एक बेटी अपने पिता के सारे दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। ज्योति की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और वह अपने पिता की यह हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अब उसके अंदर का आईपीएस ऑफिसर जाग चुका था। ज्योति ने अपने पिता को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सलाखों के पीछे उसके पिता की ऐसी हालत देखकर उसका दिल छलनी हो गया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम के मन में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर अभी भी वही पुराना घमंड और गुस्सा नाच रहा था। उसे लग रहा था कि यह लद्दधकी बस एक साधारण बेटी है जो अपने बाप के लिए रो रही है। अंजलि के पिता रामप्रसाद काका ने सुबकते हुए अपनी बेटी को सारी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे विक्रम ने उनके फल बर्बाद किए, कैसे उन्हें अपराधी की तरह खींचकर थाने लाया और फिर कैसे बेरहमी से उन पर लाठियां बरसाईं। एक एक जख्म की कहानी सुनकर अंजलि का खून खौल उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं कि बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अंजलि खदिद्दी हुई और उसका रूप पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक के बाद एक केडीडीडीडे आदेश देने शुरू किए। उसने जिले के डीएम, कलेक्टर, सभी बड़े आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अफसरों को तुरंत उसी थाने में पहुंचने का सख्त निर्देश दिया। उसने साफ कह दिया कि इस थाने में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और वह खुद यहां मौजूद है। अंजलि के एक कॉल से पूरे जिले के प्रशासन में हड्ड-तद्दह-कंप मच गया। थाने के बाहर सायरनों की आवाजें आने लगीं और विक्रम के चेहरे का रंग धीरे धीरे उद्धने लगा। अब न्याय का वो मंजर शुरू होने वाला था।
जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। विक्रम इंस्पेक्टर ने जब ज्योति को फोन पर आदेश देते सुना तो वह ठिठक गया। उसने अंजलि के हाथ में मौजूद उस फोन को गौर से देखा। वह कोई साधारण फोन नहीं था। ये सनाद्याम उठा नहीं था, बल्कि वह अत्याधुनिक स्टेलाइट फोन जैसा था जो सिर्फ सरकार के उच्च श्रेणी के अधिकारियों, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के पास होता है। विक्रम, ए लद्दाखी, तूने किसको आने का ऑर्डर दिया है और तेरे पास ये फोन कहां से आया? ये तो बड़े साहबों के पास होता है। तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है। विक्रम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी थाने के बाहर दर्जनों सायरनों की गूंज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते थाने का पूरा अहाता नीली और लाल बत्ती वाली गादियों से भर गया। जिले के डीएम, बड़े आईपीएस अधिकारी और आईएएस अफसरों का काफिला वहां पहुंच चुका था। अंजलि ने बिना किसी की परवाह किए की खुद आगे बढ़कर जेल का दरवाजा खुलवाया और अपने पिता का हाथ थामकर उन्हें बाहर निकाला। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ अपराधी की तरह कांपते हुए विक्रम इंस्पेक्टर और उसके साथ देने वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे जिनका घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था, और दूसरी तरफ अंजलि ज्योति अपने पिता का सहारा बनी खड़ी थी और उसके पीछे पूरे जिले का शासन प्रशासन एक सेना की तरह खड़ा था। सभी बड़े अधिकारियों ने एक साथ आकर अंजलि को सैल्यूट किया। यह देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसने किसी साधारण फल वाले को नहीं, बल्कि एक शेरनी के पिता को हाथ लगाया है। अब अंजलि की आंखों में न्याय का वो क्रोध था जिससे बचना अब विक्रम के लिए नामुमकिन था। ज्योति ने अपने पिता के जख्मों को देखा और उसका दिल प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने सोचा, आज अगर मैं चुप रही तो मेरी वर्दी और मेरा पद दोनों बेकार हैं। मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब तो आज ही चुकता करना होगा। तभी वहां खड़े एक बड़े अधिकारी ने साहस जुटाकर पूछा, मैडम, इन लोगों ने जो किया है वह अक्षम्य है। आपका क्या आदेश है? ज्योति की आवाज पूरे थाने में बिजली की तरह खिड़ी धकी। आदेश? आदेश यह है कि इस इंस्पेक्टर विक्रम को अभी के अभी सस्पेंड करो और इसके साथ जितने भी पुलिस वाले इस पाप में शामिल थे उन सबको भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करो। मेरे पिता की हालत देखो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्योति का रौद्र रूप देखकर विक्रम और उसके साथी पुलिसकर्मियों के हाथ पांव कांपने लगे। वे सब ज्योति के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगे। विक्रम गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, हमने आपके पिता के साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं किया, हमें पता नहीं था। ज्योति की आंखों से अंगारे बरसे। वह चिल्लाई, चुप रहो, ज्यादा कुछ नहीं किया। उनकी यह हालत देखकर भी तुम्हें झूठ बोलने की हिम्मत हो रही है। अगर आज मैं यहां एक आईपीएस बनकर नहीं बल्कि एक साधारण लद्दाखी नहीं समझा। उसने विक्रम की वर्दी से उसके सितारे और बेल्ट उतरवा दिए। वह अपने पिता को सहारा देकर बाहर ले गई। थे उस घटना के बाद पूरे जिले में सन्नाटा पसर गया। जिन लोगों ने राम प्रसाद काका का नहीं दी, अम्मा ज्योति ने एक बड़ा संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे जिले में किसी भी गरीब के पिता से लौट आया। ज्योति और उसके पिता अब गर्व और खुशी के साथ रहने लगे। दोस्तों, पद और चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर। यार्ड में कुछ ऐसे खूंखार भेड़िए वहां बैठ गए थे जिन्होंने इस पवित्र धाम को अपनी पुश्तैनी जागीर समझ लिया था। मंदिर की चाक चौबंद सुरक्षा के नाम पर तैनात कुछ बेहद भ्रष्ट पुलिस वाले और स्थानीय गुंडे मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट चला रहे थे जिसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज से आने वाले मासूम और भोले भाले श्रद्धालुओं को बेरहमी से लूटना था। जो लोग मीलों दूर से भगवान के दर्शन के लिए भारी उम्मीदें लेकर आते, उन्हें मुख्य द्वार से काफी पहले ही लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर रोक दिया जाता था। वहां तैनात होता था इस पूरे इलाके का सबसे भ्रष्ट, लालची और खूंखार पुलिस अफसर, जिसका नाम था इंस्पेक्टर भवानी प्रताप। भवानी प्रताप के लिए यह पुलिस की वर्दी समाज के प्रति किसी जिम्मेदारी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह इसे दहशत फैलाने का एक खुला लाइसेंस मानता था। उसका नियम बहुत सीधा और स्पष्ट था कि जो इंसान उसे पैसे देगा वही व्यक्ति आगे मंदिर तक जाएगा। जो गरीब इंसान दर्शन के लिए पैसे नहीं दे पाता, उसे सजा के तौर पर घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रखा जाता, उसे बेदर्दी से धक्के मारे जाते और बात बात पर सरेआम बेइज्जत किया जाता। वीआईपी दर्शन के नाम पर यहां एक अलग ही स्तर का वसूली का खेल चल रहा था, जिसने सारी हदें पार कर दी थीं। भवानी प्रताप और उसके लालची गुर्गे हर उस श्रद्धालु को अपना आसान शिकार बनाते जो उन्हें कमजोर, बेसहारा और लाचार दिखता था।
अगर कोई भी व्यक्ति इस घोर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की थोड़ी सी भी कोशिश करता तो उसे वर्दी का ऐसा भयानक खौफ दिखाया जाता कि वह व्यक्ति चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से लौट जाता या फिर अपनी पूरी जेब खाली कर देता। पुलिस का असल काम हमेशा जनता की रक्षा करना होता है, लेकिन यहां वही रक्षक सबसे बड़े और क्रूर भक्षक बन चुके थे। पवित्र धर्म स्थलों पर इस तरह का खुला अत्याचार किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए एक बहुत बड़े कलंक से कम नहीं था, और यह गहरा कलंक दिन ब दिन और भी ज्यादा काला होता जा रहा था। लेकिन हमारे समाज में हमेशा से यह कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है तो उसे तोड़ने के लिए कोई न कोई मसीहा जरूर जन्म लेता है। इन मासूम श्रद्धालुओं की दर्दनाक चीख पुकार और बहते हुए आंसू भले ही वहां के अंधे स्थानीय प्रशासन को बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, लेकिन यह पूरी खबर अब एक ऐसी ईमानदार अफसर तक पहुंच चुकी थी जिसके लिए यह वर्दी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उसका एक सच्चा धर्म थी। वह थी जिले की नई और बेहद तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक, जिनका नाम था एसपी देविका राठौर। देविका राठौर को जब देवगिरी मंदिर के बाहर लगातार हो रही इस खुली लूट और गुंडागर्दी की अनगिनत शिकायतें अपने सूत्रों से मिलने लगीं, तो शुरुआत में उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आस्था के इतने बड़े केंद्र पर दिन दहाड़े खुलेआम ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ डरे हुए लोगों ने उन्हें गुमनाम खत लिखकर यह सच्चाई बताई थी कि कैसे पुलिस वाले ही भगवान के दर्शन के लिए अवैध रूप से टैक्स वसूल रहे हैं और पैसे न देने पर गरीब महिलाओं और असहाय बुजुर्गों तक के साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी की जा रही है। देविका बहुत अच्छी तरह से जानती थीं कि अगर वह पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों और अपने पूरे सरकारी लावलश्कर के साथ वहां चेकिंग के लिए गईं तो ये सारे भ्रष्ट अधिकारी और उनके गुंडे तुरंत सतर्क हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इस भयानक सच्चाई को अपनी खुद की आंखों से देखने और इस पूरे भ्रष्ट रैकेट की गहराई तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक ऐसा साहसिक फैसला लिया जो किसी भी आम अफसर के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। उन्होंने यह पक्का तय किया कि वह एक ताकतवर पुलिस अधीक्षक बनकर नहीं बल्कि एक बेहद साधारण और लाचार भक्त बनकर उस मंदिर तक पैदल जाएंगी। उन्होंने अपनी वह रौबदार वर्दी उतारी और उसकी जगह एक बेहद साधारण सा बिना किसी चमक दमक वाला एक सादा पीला सलवार सूट पहन लिया। उन्होंने अपने चेहरे से हर वह छोटी बड़ी पहचान पूरी तरह मिटा दी जो उन्हें एक आईपीएस अफसर साबित कर सके। अपने बालों की एक बहुत ही साधारण सी छोटी बनाई माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और पैरों में बाजार में मिलने वाली एक सस्ती सी चप्पल पहन ली। इस नई वेशभूषा में देविका बिल्कुल वैसी ही मासूम लग रही थीं जैसी दूर दराज के किसी छोटे से गरीब गांव से आई कोई आम लड़की हो। उनके चेहरे पर बिल्कुल वही सादगी और भोलापन था जो अक्सर उन गरीब श्रद्धालुओं के चेहरों पर साफ दिखाई देता है जो बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर भगवान के दरबार तक पहुंच पाते हैं। देविका ने अपनी सरकारी गाड़ी शहर के बहुत बाहर ही छोड़ दी और बाकी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में पूरी तरह शामिल हो गईं। वह पैदल ही मंदिर की उन कठिन और ऊंची सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ने लगीं। रास्ते में उन्होंने बहुत करीब से देखा कि कैसे बूढ़े लोग अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे बुरी तरह हाँफते हुए ऊपर चढ़ रहे थे और कैसे कमजोर माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के मधुर भजन गा रही थीं। यह सब अपनी आंखों से देखकर उनके मन में एक तरफ तो उन सभी लोगों के असीम धैर्य के लिए बहुत गहरा सम्मान पैदा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उन भ्रष्ट पुलिस अफसरों के प्रति भयंकर गुस्सा भड़क रहा था जो इन मासूमों की सच्ची आस्था का बहुत ही बेरहमी से सौदा कर रहे थे। देविका बिल्कुल चुपचाप अपना सिर झुकाए उस विशाल भीड़ के साथ लगातार चलती रहीं। वह वहां हो रही हर एक छोटी बड़ी चीज को बहुत ही बारीकी से नोटिस कर रही थीं। रास्ते में मिलने वाले हर छोटे मोटे सुरक्षा नाकों पर उन्होंने साफ देखा कि कैसे पुलिस वाले आम लोगों को बेवजह डरा धमका कर रोक रहे थे और परेशान कर रहे थे, लेकिन देविका अभी शांत थीं क्योंकि वह असली और सबसे बड़े मुजरिम तक सीधे पहुंचना चाहती थीं। करीब 2 घंटे की लगातार और थका देने वाली चढ़ाई के बाद वह आखिरकार उस मुख्य बैरिकेड के बिल्कुल पास पहुंच गईं जहां से मंदिर का सुनहरा शिखर बहुत साफ दिखाई दे रहा था और ठीक यहीं पर
इंस्पेक्टर भवानी प्रताप का वह कुख्यात और अवैध टोल नाका लगा हुआ था। बैरिकेड के पास का वह खौफनाक नजारा देखकर देविका का खून पूरी तरह खौल उठा। वहां सैकड़ों परेशान लोगों की एक भारी भीड़ जमा थी। एक तरफ से उन अमीर लोगों को बहुत आराम से सीधे अंदर जाने दिया जा रहा था, जो भवानी प्रताप के गुंडों के हाथों में लालच भरे बड़े नोट थमा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उन गरीब और बेसहारा श्रद्धालुओं को बहुत बुरी तरह धक्का देकर किनारे किया जा रहा था, जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। देविका उस भीड़ में बिल्कुल पीछे छुपकर खड़ी हो गईं और सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थीं और मन ही मन उन सारी बातों को दर्ज कर रही थीं। तभी उनकी नजर एक बहुत ही गरीब और बेबस परिवार पर पड़ी। एक बेहद कमजोर बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर होगी और जिसकी कमर पूरी तरह झुकी हुई थी, वह अपनी बूढ़ी पत्नी और एक बहुत ही छोटी सी पोती के साथ हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर भवानी प्रताप के सामने लगातार गिड़गिड़ा रहा था। वह बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कह रहा था कि साहब, हम लोग बहुत दूर के गांव से आए हैं। हमारे पास अब वापस अपने घर जाने का बस किराया ही बचा है। दर्शन के नाम पर आपको देने के लिए और पैसे बिल्कुल नहीं हैं। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए। हम बस एक बार अपने भगवान की मूरत देखना चाहते हैं। लेकिन भवानी प्रताप की लालची आंखों में जरा सी भी दया या इंसानियत नहीं बची थी। वह अपनी भारी भरकम मूंछों पर ताव देते हुए बहुत ही घमंड और गुरूर के साथ उस बूढ़े और लाचार आदमी पर बुरी तरह चिल्लाया और बोला कि यह कोई अनाथालय या खैरात बांटने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें दर्शन करने हैं तो वीआईपी पर्ची कटवानी ही पड़ेगी, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता नापो और यहां से दफा हो जाओ। बूढ़े आदमी ने जब दोबारा अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ने की कोशिश की और उसे भगवान का वास्ता दिया, तो भवानी प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बहुत ही बेरहमी से उस कमजोर बुजुर्ग को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधा उन कठोर पत्थरों वाली जमीन पर जा गिरा। उस बूढ़े की लाचार पत्नी और वह छोटी सी पोती जोर जोर से रोने लगीं और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगीं। वहां खड़े हुए सैकड़ों लोग बिल्कुल खामोश तमाशबीन बने हुए थे और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस वर्दी वाले खूंखार गुंडे के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके या उस गिरे हुए बुजुर्ग की कोई मदद कर सके। भवानी प्रताप जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और उसने बहुत ही अहंकार में अपना सीना तानते हुए चिल्लाकर कहा कि यहां का कानून सिर्फ मैं हूं और जो मैं कहूंगा यहां सिर्फ वही होगा। यह कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जहां तुम मुझे फालतू के नियम सिखाओगे। यहां मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा देखकर देविका राठौर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आंखों में अब एक शांत लेकिन बहुत ही खतरनाक ज्वाला धधक रही थी। वह सादा पीला सलवार सूट पहने हुए उस डरी हुई भीड़ को चीरते हुए बिल्कुल आगे आई और उस जमीन पर पड़े बेबस बूढ़े आदमी के पास पहुंची। उन्होंने उस बुजुर्ग को बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ सहारा देकर उठाया और उसके कपड़े साफ किए। देविका ने बहुत ही शांत लेकिन एक बेहद मजबूत और खौफनाक आवाज में सीधे भवानी प्रताप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भगवान के घर में आने के लिए कभी किसी की इजाजत या पैसों की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही कानून किसी को भी एक गरीब पर जुल्म करने का हक देता है। इतना सुनते ही वहां एकदम श्मशान जैसा भारी सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने इतने खूंखार इंस्पेक्टर को सीधे चुनौती दे दी है। भवानी प्रताप ने अपनी लाल सुर्ख आंखों से उस साधारण सी पीली सलवार सूट वाली लड़की को घूर कर देखा। उसे लगा कि यह कोई मामूली सी गंवार लड़की है जो उसे बीच रास्ते में सबके सामने कानून सिखाने की जुर्रत कर रही है। भवानी प्रताप गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया और गंदी गालियां बकते हुए सीधा देविका की तरफ अपना हाथ उठाने के लिए झपटा। भवानी प्रताप का वह भारी भरकम और पापी हाथ जैसे ही उस सादे पीले सलवार सूट वाली लड़की यानी देविका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ने के लिए हवा में तेजी से उठा, वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें अचानक से अटक गईं। भीड़ में खड़ी महिलाओं ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इस मासूम लड़की का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है।
लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना उस घमंडी इंस्पेक्टर तो क्या, वहां खड़े किसी भी इंसान ने अपने सबसे अजीब सपने में भी नहीं की होगी। देविका, जो अब तक एक सहमी हुई और लाचार गांव की लड़की लग रही थी, उसकी आंखों की चमक एकदम से एक खूंखार शेरनी जैसी हो गई। थप्पड़ पड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले देविका का दाहिना हाथ बिजली की भी तेज रफ्तार से हवा में उठा और उसने भवानी प्रताप की कलाई को हवा में ही लोहे की एक मजबूत पकड़ की तरह जकड़ लिया। भवानी ने अपनी पूरी शैतानी ताकत लगा दी, लेकिन उस सादे कपड़ों वाली लड़की की पकड़ इतनी फौलादी थी कि उसका हाथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दुबली पतली और साधारण सी दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी भयंकर ताकत आखिर कहां से आ गई। देविका ने उसकी कलाई को एक झटके से नीचे की तरफ मरोड़ा और बहुत ही सर्द और खतरनाक आवाज में कहा कि यह हाथ अगर किसी मजलूम की रक्षा के लिए नहीं उठ सकता तो इसे किसी मासूम पर जुल्म ढाने का भी। जोर से चिल्लाकर आदेश दिया कि इस लड़की को पकड़ो और इसे जिंदा मत छोड़ना। लेकिन देव सिर्फ इस एक गुंडे को पीटना नहीं था, बल्कि इस पूरे भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम की जड़ें काटना था। वह जानबूझकर मजाक उड़ा रहे थे। देविका ने भवानी को एक जोरदार धक्का देकर पीछे किया और वहां मची अचानक उसे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह लड़की जैसे हवा में ही कहीं छूमंतर हो गई थी। जो डर कर भाग गई और उसका यह अवैध वसूली का काला धंधा ऐसे ही बेरोक टोक चलता रहेगा। लेकिन उस घमंडी इंस्पेक्टर का यह सारा गुरूर बस अगले कुछ ही मिनटों का मेहमान था। देवगिरी ने लगी। यह किसी भजन या शंख की आवाज नहीं थी, बल्कि यह पुलिस के अनगिनत सायरनों की वह मंदिर के उस मुख्य रास्ते पर जहां आम गाड़ियों का आना पूरी तरह से मना था, वहां से एक बैरिकेड की तरफ चली आ रही थीं। गाड़ियों के ऊपर लाल और नीली बत्तियां ऐसे चमक रही थीं जैसे आज साक्षात न्याय के देवता दिले, और उन्होंने चंद सेकंड्स के अंदर उस पूरे इलाके को अपने मजबूत घेरे में ले लिया। भवानी प्रताप अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के यहां कैसे पहुंच गई? भवानी घबराहट में नामी दे सके। सबसे आगे खड़ी उस आलीशान काली गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से उसके हलक से आवाज निकलना पूरी तरह बंद हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी से बाहर निकलने वाली उनके शरीर पर वह सादा पीला सलवार सूट नहीं था, अब वह खाकी रंग की एक बेहद कड़क, उनकी असीम ताकत और कानून के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की गवाही दे रहे थे। उनके जो किसी भी मुजरिम को जिंदा जला देने के लिए काफी था। देविका के भारी कदमों से चलते हुए सीधे भवानी प्रताप के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गईं। वही भवानी प्रताप जो कुछ